नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कुछ बीबीआई सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें आप सभी को जीके, विज्ञान और हिंदी का सेक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं। जो बिहार डीएलएड 2022 से लेके 2025 में जो बार बार प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। देखिए आयोग जो है कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछता है लगभग 40 से 50%, और उसी क्वेश्चन के आसपास से क्वेश्चन नया क्रिएट कर कर बनाता है। अगर जितना हम पीवाईक्यू आपको करवा रहे हैं और आसपास का जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहे हैं, अगर उस पर कमांड बना लीजिएगा तो आराम से पेपर में हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा और रिजल्ट आपका आराम से हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारा पीवाईक्यू हम कंप्लीट करवाएं, उसे जाके एक एक करके कवर कर लीजिएगा। सारा प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को एक बार लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। और देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सभी के लिए जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा था, जहां आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज दिया गया है, उस पर अभी आपको 50% ऑफ किए हुए हैं। यानी कि जो कोर्स आपका 399 रुपया का था, वो अभी आपको मात्र 199 रुपया में हम अवेलेबल करवा दिए हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। अगर अभी से भी ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा मिशन मोड में, तो आपका एग्जाम होते होते परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, कहीं कोई कसर नहीं होगा आप सभी को, ठीक है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते आज की सेशन को हम सभी। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी। पहला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए भारत में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किया जाए तो इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसके अलावा जो आपका यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति, प्लस में राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी राष्ट्रपति ही करता है। अच्छा, चुनाव आयोग की बात किया जाए तो ये एक आपका संवैधानिक निकाय है जिसका चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है। अच्छा, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पूरा हो जाए। 6 वर्ष इसका डायरेक्ट समय के अनुसार कार्यकाल होता है। अगर उम्र के अनुसार पूछा जाए तो लास्ट ये 65 साल तक कार्य कर सकता है, उसके बाद कार्य नहीं कर सकता, याद रखिएगा आप सभी। तो ये दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए वही कार्यकाल माना जाता है। बात समझ गए? बिल्कुल। अगला है कि देश की कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी। तो देखिए देश में जितने भी कोयला उत्पादन होता है उसमें झारखंड का 40% योगदान है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? बिल्कुल। और कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा कहां पे है? झारखंड में ही है। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए तो वो त्वचा होता है, जिसे हम सभी चमड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर होगा। और ये शरीर के बाहरी संक्रमण से भी बचाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। देखिए अगर थोरियम की बात किया जाए तो इसका भंडार सबसे बड़ा आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और थोरियम मुख्यतः आपका मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, रेत में। और कहाँ पर है? केरल में। अगला है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, यानी कि दक्षिणी पठार इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। और इसकी प्रमुख नदी की बात किया जाए तो जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये आपका दक्षिणी पठार का प्रमुख नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। जो चुनाव आयोग होता है जो निर्वाचन सूची तैयार करता है, इसका जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? अगला है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए आरबीआई की स्थापना 1935 में ही किया गया था, बट इसका गवर्नर की बात किया जाए और भारतीय गवर्नर, तो आपका सीडी देशमुख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि नागिन झील किस राज्य में है। देखिए जितने भी शेषनाग, बेरीनाग, नाग नागिन वाला झील जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा देवताल हो गया,
महिताल हो गया या नैनीताल हो गया, ये सभी झील जो आपको देखने के लिए मिलता है वो उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी कि ताल ताल जो पीछे में लगा है वो सभी उत्तराखंड में करीब करीब आपको मिलेगा, कुछ हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में है। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे दूधिया मैग्नीशियम कहा जाता है। उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि किस में इसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा प्रति अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जन्म किस आकाशगंगा में हुआ था, तो ये मिल्की वेव आकाशगंगा में हुआ था। तो हम सभी का आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वेव, याद रखिएगा आप सभी। अगला है जिसे हम सभी हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था, देखिए एक पनामा नहर है जो आपको अमेरिका में देखने के लिए मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पनामा एक देश है और एक आपका स्वेज नहर है, याद रखिएगा आप सभी, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसकी स्थापना 1869 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और यही सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है, उच्चतम याद रखिएगा आप सभी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो 65 वर्ष हो जाएगा। अगर ये उच्च न्यायालय की बात करता हाई कोर्ट, तब आपका यहाँ पर 63 वर्ष होता, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान कौन सा है, तो यही आपको बताए थे, ये आपका मानसीराम मेघालय हो जाएगा। इसको मानसीराम मेघालय कीजिए आप सभी, मानसीराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। जबकि सोन नदी की अगर बात किया जाए, सोन नदी, नर्मदा नदी, ये सभी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर होगा जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक ये दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक हैं। आइए अगला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस की बात किया गया है ना, तो लोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, लोहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारित तंत्र का अजैवीय घटक है, देखिए अजैवीय घटक हो जाएगा जल, जबकि जीवाणु, क्लारेला और उसके बाद मानव, ये सभी आपका जैवीय घटक है। जबकि जल क्या है, अजैवीय है, याद रखिएगा आप सभी। वायु क्या है, अजैवीय है। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती हैं, तो राइट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका कांग है, तो प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिका कांग है, याद रखिएगा आप सभी। प्लास्टिड किस में देखने के लिए मिलता है, ये प्लास्टिड जो है ये किस में रहता है, तो पादप कोशिका में रहता है, याद रखिएगा आप सभी। पादप कोशिका में प्लास्टिड रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, देखिए प्लास्टिड जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो देखिए पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापते हैं हम सभी डेसिबल से मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप को किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, तो देखिए साधारण बातचीत की बात किया जाए तो 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। जैसे कि दुकान में आपसे ज़्यादातर शोरगुल जो देखते हैं वो लगभग 80 से लेकर 100 डेसिबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा चिक के आपसे बोल दीजिए तो वो लगभग 50 से 60 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगला है कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। जबकि राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बात समझ गए आप सभी।
आइए अगला है कि किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम क्या होगा। देखिए, एक होता है फ़ारेनहाइट पे, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, एक आपका डिग्री सेल्सियस पे होता है और एक होता है आपका केल्विन पे। अगर मानव शरीर का समान तापक्रम पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री के अप्रॉक्स में। याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में, 36.7 के करीब में होता है। अगला है मियादी ज्वर किस कारण होता है। तो देखिए, मियादी ज्वर जो है ये जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है टाफाइड पैदा किया जाता है। तो देखिए, टाफाइड जो पैदा होता है ये आपका होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए, जब दाढ़ी बनाते हैं उस समय जो दर्पण लगा रहता है वो आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, अवतल। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, इससे छोटा वस्तु क्या होता है, बड़ा करके दिखाता है ये, जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, ये बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसीलिए देखिएगा जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जो ड्राइवर के पास मिरर देखते हैं आप सभी, उसमें आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि पीछे का जो होता है बड़ा बड़ा वस्तु होता है वो सारा छोटा करके आपको एक जगह दिखाई देता है, जबकि गाड़ी की हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा एक सही है। देखिए, सही तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर लेंस का पूछता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाता, तो जो यहाँ प्लस दिया हुआ है ये आपका दर्पण का हो जाएगा, और उसके बाद माइनस रहता तो वो लेंस का हो जाता। अगला है निम्न में से किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। रक्त थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनने के लिए आपका विटामिन के ही जरूरी होता है, याद रखिएगा आप सभी, विटामिन के, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। तो देखिए, किसी भी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण ये भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, और ये दोनों नाभिक में होता है। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में रहता है, याद रखिएगा आपसे, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर गमन करता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 3 समस्थानिक होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलेनियम का है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे वृत्त या व्यापार कहते हैं। तो देखिए, वृत्ति या व्यापार जो कहा जाता है, हिंदी का ये सवाल है, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। अगर आपसे वृत्ति या व्यापार की बात किया जाए तो ये शब्द शक्ति को कहा जाता है। देखिए, शब्द शक्ति से काफी ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं। तो मूलतः 3 ही भेद होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है। तो 3 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद का एक प्रकार नहीं है। तो अभी हम जो बताएं आपको कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना होता है, जबकि रस नहीं होता। तो याद रखिएगा डी राइट आंसर होगा। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितना है। तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे हम सभी निर्वेद कहते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव को क्या कहते हैं, निर्वेद कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो इसे हमसे रीति कहते हैं, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव को। अच्छा, विस्मय रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे हम सभी अद्भुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। अगला है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। इसको मात्रा कीजिएगा आप सभी। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। जिसका समान समान मात्रा रहता है चारों चरणों में, उसे हम सभी सममात्रिक छंद कहते हैं। और जिसका विषम रहता है तो उसे विषम मात्रिक कहेंगे। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए, सममात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा चौपाई। इसमें सभी मात्रा जो होता है इसका समान सामान्य होता है। अगला है नहीं पराग, नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली में ही
बंदियों आगे कौन हवाल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर छंद पूछा गया है, तो छंद आपको गिनती करने के लिए हम सभी सिखाए हैं, आपको बिल्कुल सिखाए हुए हैं। तो छंद गिनती करने के लिए आपको बताएं लघु और गुरु में गिनती किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें दोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है साक्षात संकेतित कहते हैं। तो साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। तो प्रथमा शक्ति जो कहा जाता है शब्द का, वह अभिधा को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा कहा जाता है, इसे ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है क्रोध रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो इसे रौद्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए शब्द अलंकार की बात किया जाए तो इसमें उपमा जो है ये शब्द अलंकार नहीं होगा, अर्थालंकार होगा, जबकि श्लेष, वीणा और वक्रोक्ति शब्द अलंकार का उदाहरण है। चरर मरर खुल गए अरर रब स्फुटों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण बार बार रिपीट करता है। यहाँ पर देखिएगा रा 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 बार बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मदकता अधिकाय जे खाए बोराय और जग पाए बोराय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। देखिए कनक आपका 2 बार आया है, जब एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। ज़्यादा सोना मिल जाने के बाद भी पगला जाइएगा और ज़्यादा धतूरा खाने के बाद भी पगला जाइएगा, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार होगा। उसके बाद है शाब्दिक व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आती हैं। तो शाब्दिक व्यंजना जो है ये आपका व्यंजना के अंतर्गत ही आती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर भी विरोध किया जा रहा है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, तो यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है, विरोधाभास अलंकार होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह मेरा घर है शुद्ध है, हाथी बहुत मोटी है, ये गलत हो जाएगा। हाथी आपका पुल्लिंग शब्द होता है, तो यहाँ मोटा का उच्चारण करना सही था कि हाथी बहुत मोटा है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा। तो याद रखिएगा आपसे, प्रथम पद प्रधान होता है तो ऐसे तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका अव्ययी बहु समास होना चाहिए, पर अव्ययी बहु समास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आपका कर्मधारय समास की तरफ आप भी जा सकते थे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचा था। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कपटी मित्र होना, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश धन धरा होगा, जिसमें कि आप विसर्ग संधि का प्रयोग कीजिएगा, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। वियोग गंगा का दूसरा नाम क्या है। तो वियोग गंगा का दूसरा नाम क्या हो जाता है, तो विप्रलभ गंगा होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएगा जाएगा कि लोटा में भरकर पानी ले आओ, ये गलत है, यहाँ पर होगा लोटे में, याद रखिएगा लोटे में पानी भरकर ले आओ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। चलिए आज कितना ही, आज के सेट में कुल आपको 58 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें कि